मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। अगर आपको कहानियां पसंद है तो मेरे चैनल पर हमेशा बेहतरीन कहानियां अपलोड होती है और रहेगी, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। लिटिल लैंडन, क्या तुम ठीक हो? एक घबराई हुई आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। चूही ने एक धीमी आवाज़ सुनी और सोचा, ये किसकी आवाज़ है? क्या मैं मर नहीं गया? तभी उसके सिर में एक तेज दर्द हुआ। आहा! महिला और लड़की उसे जोर जोर से हिलाते हुए रो रही थीं। चूही ने सोचा, क्या मुझे बीमार नहीं होना चाहिए? क्या तुम लोग मुझे इतनी जोर से नहीं हिला सकते? मुझे डर है कि मैं इससे सचमुच मर जाऊंगा। चूही को किसी और दिन इससे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अभी उसका शरीर बहुत कमज़ोर लग रहा था। वह और जोरदार झटके नहीं झेल सकता था। मैं ठीक हूँ माँ लूसी, रोना मत। मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। छोटे लैंडन, तुम ही मेरे पास हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीना नहीं जान पाऊंगा। भाई लैंडन, कृपया मुझे इस तरह मत डराओ। मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। तुम पिछले 2 दिनों से आराम कर रहे हो। तभी उसके पेट से आवाज़ आई, गर्गे। उसे अपनी नौकरी में अभी अभी बड़ी बढ़ोतरी मिली थी और काम से वापस आते समय उसका कार एक्सीडेंट हो गया। ठीक उसी समय जब मुझे मोटी बढ़ोतरी मिली। अब वह अर्काडिना के 15 वर्षीय नाजायज राजकुमार लैंडन बान के शरीर में है। उसकी मां के मोबली महल में नौकरानी थी। जब उसके भाई तीसरे राजकुमार जेम्स बान का जन्म हुआ तो राजा ने जश्न मनाने के कारण बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। अपने कमरे में वापस जाते समय उसने अपनी मां किम को देखा और उसके साथ जबरदस्ती की। बाद में राजा को पता चला कि वह गर्भवती थी। उसने उसे महल में काम करना बंद करने के लिए कहा और उसे महल के पीछे एक छोटा कमरा दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह उसे शर्मिंदा करे। राजा की पहले से ही 3 पत्नियां थीं जो हमेशा उसकी मां को देखकर उसे परेशान करती थीं। जब भी उसके पिता उसे या उसकी मां को देखते तो वह उसे घृणा से देखता और अपनी मां को ऐसे देखता जैसे उसे सोने की खुदाई करने वाली कह रहा हो, जैसे कि वह भूल गया हो कि उसने ही किम के साथ जबरदस्ती की थी। लूसी के लिए वह भी बैरन गुस्ताव की नाजायज बेटी है। उसकी मां की मृत्यु के 4 महीने बाद बैरन ने उसे अपनी बेटी घोषित कर दिया। तब लैंटन की मां ने उसे लैंडकम के लिए एक निजी नौकरानी के रूप में रखा। किम ने हमेशा सुना था कि कैसे लूसी घंटों सड़कों पर भोजन के लिए भीख मांगती थी। उसे लूसी पर दया आती थी और वह चाहती थी कि वह उसके करीब रहे ताकि कोई उसका दुरुपयोग न करे या उसे चोट न पहुंचाए। वह लूसी को बेटी की तरह प्यार करती थी। लूसी 10 साल की उम्र में लैंडन के घर चली गई और तब से हमेशा उसके साथ ही रही। उसके पिता के 6 बच्चे थे, जिनमें 4 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थीं। एली बान पहली पत्नी से 19 साल का पहला राजकुमार। जैनेट बान तीसरी पत्नी से 18 साल की पहली राजकुमारी। कौन बान, हालांकि जैनेट से छोटा, भी 18 साल का था, दूसरी पत्नी से दूसरा राजकुमार था। कैरी बान पहली पत्नी से 17 साल की दूसरी राजकुमारी। जेम्स बान तीसरी पत्नी से 16 साल का तीसरा राजकुमार। और फिर मैं, नाजायज राजकुमार लैंडन बान। वे सभी लैंडन को बहुत तंग करते थे, उसे गुलाम की तरह मानते थे। इतनी नफरत की वजह से लैंडन बहुत परिपक्व, शांत और अंतर्मुखी हो गया। 1 महीने पहले जब लैंडन 15 साल का हुआ तो उसके पिता ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह जागीर बेमार्ट का मालिक है। ये भी घोषणा की गई कि बेमार्ट को अब साम्राज्य का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये सार्वजनिक ज्ञान था कि बेमार्ट एक बंजर भूमि थी जहां लोग भूख और अत्यधिक ठंड से मर जाते थे। हालांकि बेमार्ट साम्राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर था, लेकिन भूख के कारण लोग शहर से बाहर चले गए। बेमार्ट साम्राज्य के बाहरी इलाके में स्थित है। बेमार्ट के सामने साम्राज्य है और पीछे अंतहीन समुद्र है। राजा ने मूल रूप से उसे और उसकी मां को अपनी नज़रों से दूर निर्वासित कर दिया। साथ ही ये तथ्य कि बेमार्ट अब साम्राज्य का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब है भले ही वहां युद्ध छिड़ जाए, साम्राज्य नागरिकों की मदद नहीं करेगा। क्या चालाक बूढ़ा मूर्ख है। अब मैं लैंडन बान हूं, चूही नहीं। मुझे बस इस जगह को विकसित करने की जरूरत है, चूही ने सोचा। जैसे ही लैंडन उठने वाला था उसने एक आवाज सुनी, होस्ट चुना गया। सिस्टम विश्लेषण 20% पूरा हुआ, 35% पूरा हुआ, 71% पूरा हुआ, 100% पूरा हुआ। लैंडन चौंक गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि धरती पर सिस्टम की वे कहानियां सच होंगी। आवाज उसके सिर के अंदर से आ रही थी। यह एक बहुत ही भावहीन यांत्रिक आवाज थी। डिंग, क्या आप सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं? बाइंड, डिंग, तकनीकी सिस्टम की बाइंडिंग पूरी हो गई है। इस दुनिया में उन्नत तकनीक और विकास लाने के लिए होस्ट को कड़ी मेहनत करनी होगी। एक त्वरित उत्तर। लैंडन दंग रह गया, वह अंदर से उत्साहित था। सिस्टम, तुमने मुझे क्यों चुना? लैंडन ने पूछते हुए उत्सुकता से पलकें झपकाईं। जब होस्ट धरती पर था तो होस्ट का IQ 260 था। वर्तमान में होस्ट धरती पर उपलब्ध सबसे बुद्धिमान मृत व्यक्ति था जिससे सिस्टम होस्ट से जुड़ सकता था। होस्ट के उच्च IQ स्तर के साथ सिस्टम द्वारा प्रदान किए जाने वाले ज्ञान तक पहुंचना आसान होगा।
सिस्टम के लिए न्यूनतम IQ आवश्यकता 250 है। तो मैं सबसे बुद्धिमान मृत व्यक्ति था, ये समझ में आता है। वाह, रुको, क्या सिस्टम, क्या तुम्हें यकीन है? होस्ट को जवाब देते हुए, हाँ, धरती पर और भी समझदार लोग हैं, लेकिन वे सभी अभी भी जीवित हैं। होस्ट की सौभाग्यपूर्ण मृत्यु के कारण होस्ट अगली सबसे अच्छी चीज थी। लैंडन ने लगभग खून की खांसी की। किसके लिए सौभाग्यशाली, आपके लिए या मेरे लिए? वैसे भी अब इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। सिस्टम, मैं तुम्हारा उपयोग कैसे करूं? सिस्टम आपको आपके राज्य की स्थिति के आधार पर एक कार्य देगा। यदि होस्ट के पास विकास के लिए सही कच्चे माल की कमी है, तो सिस्टम इसे पुरस्कार के रूप में प्रदान करेगा। कार्य पूरा होने के बाद होस्ट को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही होस्ट सिस्टम से बुनियादी उपकरण खरीद सकता है जो होस्ट के मिशनों के लिए सहायक होंगे। बुनियादी उपकरण खरीदें। हाँ, होस्ट इन उपकरणों को अनुभव, तकनीक और बोनस अंकों के साथ खरीद सकता है। अनुभव अंक तब मिलते हैं जब होस्ट सिस्टम से प्राप्त ज्ञान का उपयोग होस्ट के राज्य को बेहतर बनाने के लिए करता है। प्रौद्योगिकी अंक तब मिलते हैं जब उन्नत तकनीक बनाई जाती है, जबकि बोनस अंक तब मिलते हैं जब होस्ट अपनी बुद्धि का उपयोग करके नए आविष्कार करता है या प्रमुख मुद्दों को हल करता है। सिस्टम में असीमित स्तर हैं। आप जितना ऊपर जाते हैं, स्तरों को पूरा करना उतना ही कठिन होता है। लैंडन के सामने एक स्क्रीन पॉप अप हुई जिसमें उसे उसकी वर्तमान जानकारी दिखाई गई। ग्रेटर दैन होस्ट का नाम लैंडन बान। ग्रेटर दैन आयु 15। ग्रेटर दैन स्थिति अर्काडिना का निर्वासित राजकुमार, बेमार्ड का नया राजा। ग्रेटर दैन स्तर शुरुआती। ग्रेटर दैन वर्तमान स्थिति मूर्खतापूर्ण रूप से कमजोर। यदि मेजबान लंबे समय तक हवा में खड़ा रहे तो मेजबान उड़ जाएगा, नोलेट विस्प के साथ जहर। लैंडन को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। क्या यह मेरे पिता राजा थे या मेरे सौतेले भाई बहन? धिक्कार है, मैं अभी अभी आया हूं और मुझे पहले से ही जहर दिया गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब माँ और लूसी ने मुझे पहले हिलाया तो मुझे मरने जैसा महसूस हुआ। मुझे लगभग लगा कि वे दोनों अंडरकवर बॉडी बिल्डर हैं। ये सोचना कि राज्य छोड़ते समय मुझे जहर दिया गया था, मुझे पहले से ही निर्वासित किया गया था, वे मुझे क्यों नहीं छोड़ सकते थे? छी, तुम जो भी हो, इस डैडी को तुम्हें पकड़ने मत दो। हे। अचानक एक उपहार की तरह लिपटा हुआ एक बॉक्स स्क्रीन पर आया जिसने उसे चौंका दिया। सिस्टम स्टार्टर पैक। खेती के परिचय पर ज्ञान। होस्ट को अपने लोगों की सहायता के लिए उन्नत उपकरण बनाने से पहले अपनी भूमि को विकसित करने की आवश्यकता है। एक अतिरिक्त बोनस के रूप में सिस्टम होस्ट को पूरी तरह से ठीक कर देगा, जबकि होस्ट को औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक ताकत देगा। लैंडन ने पैकेज पर क्लिक किया और तुरंत अपने मस्तिष्क में ज्ञान की लहर महसूस की। उसी समय वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है। एक बार जब वह जानकारी को पचा चुका था तो उसने अपनी कलाई को देखा और चौंक गया। उसका हाथ, जो हाल ही में भूत के शरीर जैसा दिखता था, बदलने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया उसका हाथ अधिक से अधिक मानवीय दिखने लगा। एक बार जब उसने अपने शरीर का आकलन किया तो उसने मिशन टैब देखा। 2 मुख्य मिशन थे। उसने पहले पर क्लिक किया। मिशन, क्या आपकी ज़मीन वाकई बंजर है? खेती के बारे में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें और खाद्यान्न की कमी की समस्या को ठीक करें। आपका साम्राज्य इतना मजबूत होना चाहिए कि वह अपनी भविष्य की तकनीक की रक्षा कर सके। साम्राज्य के मजबूत होने के लिए लोगों का मजबूत होना जरूरी है। उपमिशन, भविष्य के उद्देश्यों के लिए क्षेत्र का नक्शा बनाने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल करें। इनाम, होस्ट को गन पाउडर और तोप बनाने का ज्ञान भी मिलेगा। होस्ट को 100 विकास अंक भी मिलेंगे। समय सीमा, कोई विशेष समय सीमा की जरूरत नहीं है। लैंडन ने सोचा कि यह उचित है। अगर उसके इलाके में लोग भूखे रह गए तो कोई भी उसके राज्य की रक्षा के लिए काम या लड़ाई नहीं करना चाहेगा। उसे किसी और चीज से पहले भोजन की जरूरत थी। उसने दूसरे मिशन पर क्लिक किया। मिशन, लेवल 1 को पूरा करने के लिए पर्याप्त अंक जुटाएं। आवश्यकताएं, 2000 अनुभव अंक और 10,000 तकनीक अंक चाहिए। समय सीमा, कोई विशेष समय सीमा की जरूरत नहीं है। इनाम, लेवल 2 अनलॉक किया गया। लैंडन ने कंधे उचका दिए। मैं वैसे भी ऐसा करूंगा, इसलिए यह वास्तव में कोई गंभीर मिशन नहीं है। इसके अलावा मुझे बहुत सारे पॉइंट की आवश्यकता होगी। इसमें कम से कम 5 मिशन या उससे ज़्यादा लगेंगे, तभी मैं लेवल अप कर पाऊंगा। सिस्टम, क्या आप मुझे वर्तमान दुनिया के बारे में बता सकते हैं? एट नोबलबन एट। मेजबान ने उत्तर दिया, वर्तमान दुनिया को हर्टफिलिया कहा जाता है, जिसमें 9 महाद्वीप शामिल हैं। जिस महाद्वीप में मेजबान वर्तमान में रहता है उसे पाइनो कहा जाता है। पाइनो में 5 साम्राज्य हैं, अर्काडिना, कैरोना, डेफेरस, टेरिक और योडान। प्रत्येक साम्राज्य में कम से कम 15 बड़े शहर और 30 छोटे शहर हैं। मेजबान की वर्तमान जागीर को बेमार्ड कहा जाता है। यह अर्काडिना का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। सिस्टम, मुझे बेमार्ड के साथ स्थिति बताओ, उसने उत्सुकता से पूछा। बेमार्ड 6000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिस्टम ने अनुमान लगाया है कि वर्तमान में वहां 1582 लोग रहते हैं। साम्राज्य के छोटे शहरों में कम से कम 10,000 लोग रहते हैं। मेजबान का साम्राज्य एक बड़े शहर के रूप में छोटा पड़ जाता है। मेजबान साम्राज्य वर्तमान में साम्राज्य के छोटे शहरों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सक्षम नहीं है।
बेमार के इलाके में लगभग कोई भोजन नहीं है। लोग अपना भोजन ज़्यादातर मछली पकड़ने से प्राप्त करते हैं, लेकिन ये पूरी आबादी के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होता। बेमार में सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं, जिसके कारण कई मौतें होती हैं। वह अपनी समग्र स्थिति से संतुष्ट था। कम से कम अब उसके पास एक योजना थी और वह जानता था कि क्या करना है। उसने गाड़ी के अंदरूनी हिस्से को और ध्यान से देखा। कोई देख सकता था कि यह घिसी पिटी थी और आम लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी जैसी लग रही थी। वैसे भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह अभी भी हैरान था कि एक पिता अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। राजा उन्हें विदा करने के लिए पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता था। कितना कंजूस आदमी है, उसने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। जैसे ही वह बाहर निकलकर अपनी मां को ढूंढने वाला था, लूसी अंदर आ गई। उसने उसे देखा और चौंक गई, जबकि कई बार पलकें झपकाए। भाई लैंडन फिर से अपने पुराने रूप में दिखने लगे हैं। वह वास्तव में खुश थी। भाई लैंडन, आप पहले से बेहतर दिख रहे हैं। क्या आप गाड़ी के अंदर खाना पसंद करेंगे या बाहर? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बाहर खाऊंगा। वह गाड़ी से बाहर निकला और लूसी के पीछे चला गया। वहां फर्श पर लोगों के 10 समूह बैठे थे। प्रत्येक में कम से कम 30 लोग भोजन के ढेर के चारों ओर इकट्ठे थे। जब वह आगे बढ़ा तो उन्होंने एक घुटने पर बैठकर उसे उचित सलामी दी। महाराज को नमस्कार। आप सभी को बैठ जाना चाहिए और ऐसी औपचारिकताओं से खुद को परेशान नहीं करना चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लोगों को राहत मिली और वे फिर से बैठ गए। वह सिर हिलाते हुए लूसी का पीछा करता रहा। जब उसने अपनी मां को देखा तो वह उसकी ओर बढ़ा और उसके पास बैठ गया। उसने उसे और अधिक गंभीरता से देखा, उसे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घुमाया। फिर उसने उसे गले लगाया और फिर अपने हाथ उसके सिर पर रखे जैसे कि उसका तापमान जांच रही हो। उसी समय लूसी ने उसकी कलाई पकड़ी जैसे कि उसके दिल की धड़कन को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने उसका चेहरा बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं घुमाया जैसे कि खुद को यकीन दिला रही हो कि वह वास्तव में ठीक है। मैं भगवान के लिए एक राजा हूं, तुम लोग मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करते रहो। मेरे आदमी मुझे इस तरह देखकर क्या सोचेंगे? तो तुम जानते हो कि मुझे इस तरह हिलाने से मुझे चक्कर आ जाएगा। उसने सोचा, छोटे लैंडन, क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? हालांकि तुम बेहतर दिख रहे हो। जब हम बेमार पहुंचेंगे तो हम एक चिकित्सक की तलाश करेंगे। यहाँ और खाना खाओ। जैसे ही उसकी माँ बोलती है, वह एक बड़ी प्लेट निकालती है और प्लेट में खाना डालती रहती है। लैंडन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने चारों ओर देखा और पाया कि उसकी प्लेट समूह में सबसे बड़ी थी। समूह को भूल जाओ, यह उसकी जिंदगी में अब तक देखी गई सबसे बड़ी प्लेट थी। कोई इस प्लेट का इस्तेमाल खाने के लिए कैसे कर सकता है? मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझे भरे पेट से मारने की कोशिश कर रहे हो? एट नोबलबन एट। भाई लैंडन, यहाँ मेरा थोड़ा खाना ले लो। जैसे ही लूसी बोलती है, वह भी प्लेट में और अधिक खाना डालती रहती है। उसकी माँ उसकी प्लेट में बहुत सारा खाना डालती रहती है। जब वह आखिरकार रुकी तो उसने उसका चम्मच पकड़ा और खाना उसके मुंह की ओर बढ़ाया। हे भगवान, अब हम मुझे भी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वह अंदर ही अंदर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया। जब किम ने देखा कि वह चम्मच पर रखा खाना नहीं खा रहा है, तो उसने सोचा कि शायद ये बहुत गर्म होने के कारण है। इसलिए उसने वही किया जो कोई भी माँ करती, उसने चम्मच पर रखा खाना उड़ा दिया। वो है, यहाँ छोटे लैंडन, अब ठंड है, जल्दी से खा लो। लैंडन अवाक रह गया। उसने जल्दी से अपने समूह के पुरुषों के समूह की ओर देखा। ये स्पष्ट था कि वे हंसने से बचने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में पुरुषों में से एक की आंखें लाल और हिंसक के बीच अजीब मिश्रण में बदल रही थीं। उसने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, मेरी मदद करो, लेकिन उन्होंने अपने कंधे उचका दिए और अपनी हंसी को रोकते हुए खाना जारी रखा। क्या माँ होने का यही एहसास होता है? बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें अब मुझे खिलाने की अनुमति देता हूँ, लेकिन यह आखिरी बार है। आखिरकार मुझे एक बीमार आदमी माना जाता है, इसलिए यह इतना अजीब नहीं है। ठीक है, वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अपने पिछले जन्म में वह एक अनाथ था, जिसे कभी माता पिता का प्यार नहीं मिला। लेकिन इस जीवन में, हालांकि उसका पिता एक कमीना है, उसकी माँ एक देवदूत है। वह ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो वास्तव में उसकी परवाह करते हैं। लूसी को देखते हुए उसने अचानक महसूस किया कि उसका दिल धड़क रहा है। वह अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत लड़की थी, और इस तथ्य के साथ कि उसने अपना समय पुराने लैंडन की देखभाल करने में बिताया। जब भी उसे धमकाया जाता था तो वह हमेशा उसका साथ देती थी। वह वफादार, देखभाल करने वाली और कुछ हद तक मजबूत थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह अब से उसकी देखभाल करेगा और उसकी रक्षा करेगा। हालांकि वह अपनी माँ और लूसी से बहुत प्रभावित था, लेकिन वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया, क्या मैं तुम औरतों को एक छोटे सुअर जैसा दिखता हूँ? 3 बड़े आदमी मेरी प्लेट में जो है उसे खा सकते हैं और फिर भी कुछ बचा रहेगा। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? हालांकि उसने ऐसा सोचा, लेकिन लूसी और उसकी माँ के उत्साहवर्धक चेहरों को देखकर उसने सब कुछ खाने का फैसला किया। मुझे लगता है कि आज मैं ज्यादा खाने से मर जाऊंगा। जब लैंडन और उसकी माँ ने राजधानी छोड़ी थी तो उन्हें सिर्फ 330 शूरवीर दिए गए थे। ज्यादातर बैरन और ड्यूक के पास कम से कम 3000 शूरवीर थे। जब उसके भाई 15 साल के थे तो उन्हें शासन करने के लिए समृद्ध शहर दिए गए, जिनके पंखों के नीचे 10,000 से कम शूरवीर नहीं थे।
यहाँ तक कि उसकी बहनों को भी उससे ज़्यादा शूरवीर दिए गए। हालांकि उसकी बहनों को राजधानी में हवेली दी गई थी और शासन करने के लिए शहर नहीं, लेकिन उन्हें उनके शासन और कमान के तहत 3,000 शूरवीर दिए गए। उसके बाद आने वाले शूरवीरों को साम्राज्य द्वारा शूरवीरता के लिए सबसे खराब प्रतिभा वाला माना जाता था, उनके पास उचित प्रशिक्षण की कमी थी या उन्हें राजा के लिए एक उपद्रव के रूप में देखा जाता था। कुल मिलाकर ये शूरवीर वास्तव में अच्छे लोग थे जिन्हें साम्राज्य के लोगों द्वारा धमकाया जाता था। लेकिन इन लोगों में 5 उत्कृष्ट शूरवीर थे। लुसियस एक नाइट कमांडर था जिसे साम्राज्य में सर्वोच्च सम्मानों में से एक प्राप्त था। जब उसने इस्तीफा दिया तो यह बहुत से लोगों के लिए एक झटका था, जिसमें उसने कहा कि वह लैंडन के साथ बेमार जाएगा। बेशक उसके लिए नहीं, वह अपनी यादों के आधार पर किसी से भी बेहतर जानता था। जब से वह याद कर सकता था, लुसियस ने एक पिता के रूप में उसकी देखभाल की थी। ये स्पष्ट है कि लुसियस के मन में अपनी माँ के लिए भावनाएं हैं, लेकिन वह इसे देखने में बहुत मूर्ख है। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या मुझे उन्हें एक साथ लाने की ज़रूरत है? आखिरकार माँ भी खुशी की हकदार है। जब वह सोच रहा था तब उसने खाना खाना जारी रखा और चारों ओर देखा। उसने लुसियस के पास बैठे 3 लोगों को देखा। वे जोश, मार्क और गैरी थे। वे सभी लुसियस के वफादार शिष्य थे जो हर जगह उसका अनुसरण करते थे। बेशक वे लैंडन को भी भाई की तरह मानते थे। वे सभी कड़ी मेहनत करते थे और नाइट कैप्टन का पद प्राप्त करते थे। आखिर में उन्होंने ट्रे पारसी की ओर देखा जो उनके निजी नाइट और अंगरक्षक हैं। ट्रे लैंडन के प्रति इतना वफादार है कि आपको लगेगा कि यह एक लत है। वह हमेशा लैंडन के करीब रहता है, हर समय उसकी रक्षा करता है। वे आमतौर पर साथ खेलते हैं और यहाँ वहाँ मजाक करते हैं। ट्रे के दिल में लैंडन उसका भाई है। हालांकि ट्रे केवल 19 वर्ष का है, वह बेहद मजबूत है और उसने नाइट लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त किया है। साम्राज्य में शूरवीरों को उनकी उपलब्धियों और ताकत का आकलन करने के बाद रैंक किया जाता था। एक शूरवीर का पद सबसे कम पुरस्कृत पद से शुरू होता है, एक स्क्वायर से पेज, फिर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कमांडर, मास्टर कमांडर और अंत में एक प्रोवेस्ट। जब वे सभी अपना पूरा समय ले लेते हैं तो वे अपने नए घर की ओर यात्रा जारी रखते हैं। बेमार्ड। जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुंचते गए, लैंडन की सांस फूलने लगी। शहर लगभग राजधानी जितना ही बड़ा था। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ की ज़मीनें बंजर हैं, लेकिन कोई मूर्ख ही इसे सच में छोड़ सकता है। शायद मेरे पिता ने यहाँ चल रहे संकटों के बारे में सुना था और कभी शहर में जाकर इसकी जांच नहीं की। सचमुच मूर्ख हैं, लैंडन ने सोचा। बेमार्ड के चारों ओर बहुत ऊंची शहर की दीवारें थीं, जो लगभग 16 मीटर ऊंची लग रही थीं। बेमार्ड में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक बाहरी गेट पोस्ट था। ये बिल्कुल फिल्मों में दिखाए जाने वाले मध्ययुगीन शहर जैसा लग रहा था। जैसे जैसे वे शहर से गुजर रहे थे, लोग उत्सुकता से उनकी ओर देख रहे थे। उसे लगभग फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। क्या यह नया स्वामी और उसका परिवार है? क्या आपको लगता है कि वे हमारी मदद करेंगे? मैंने सुना है कि नए स्वामी को साम्राज्य में कोई तरजीह नहीं मिलती। सच में? आहा! जैसे ही वे आगे बढ़े, लैंडन ने इस नए राज्य की स्थिति का जायजा लेना शुरू कर दिया। ये लोग बेहद गरीब थे और उनके पास अभी कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वे अपना भोजन मुख्य रूप से मछली पकड़ने और कभी कभार शिकार करके प्राप्त करते हैं। अगर उसे राज्य चलाना था तो उसे पैसे की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा। सौभाग्य से उसकी माँ और बूढ़ा लैंडन समझदार थे। उसकी माँ ने उसके जन्म से ही अपने सारे सिक्के जमा करना शुरू कर दिया था, जबकि लैंडन ने 7 साल की उम्र में बचत करना शुरू कर दिया था। शाही राजकुमारों को 7 साल की उम्र में ही मासिक भत्ता मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब वे पेज के रूप में अपनी नाइटहुड ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जब वे राजधानी में थे तो राजा की पत्नियों को 500 सोने के सिक्कों का मासिक भत्ता मिलता था, जबकि उसकी माँ सिर्फ 200 सोने के सिक्के लेती थी। जब उसकी माँ को पता चला कि वह गर्भवती है तो उसे पता था कि उसे बाहर निकालने में बस कुछ ही समय बाकी है। इसलिए उसने अपना सारा पैसा बचा लिया, कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं किया। जहाँ तक लैंडन का सवाल है, जब उसने शाही परिवार में पेज के तौर पर प्रशिक्षण लेना शुरू किया तो उसे हर महीने 50 सोने के सिक्के मिलते थे। अगर वह आम होता तो उसे 700 तांबे के सिक्के मिलते, जबकि उसके भाइयों को हर महीने 300 सोने के सिक्के मिलते थे। उसने अपना सारा पैसा अपनी माँ को बचाने के लिए दे दिया। उन्हें जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। चूंकि वे महल के पीछे खाते पीते थे और रहते थे, इसलिए उन्हें कभी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। वे काफ़ी सोने के सिक्के बचाने में सक्षम थे। लेकिन ये सब बदलने वाला है। पहले उनके पास सिर्फ खुद थे, लेकिन अब उनके पास खिलाने के लिए पूरा राज्य है और अपने शूरवीरों और नौकरों को वेतन देना है जो उचित है। पहले ये सभी लोग साम्राज्य से अपना वेतन लेते थे, अब लैंडन को आगे आना होगा। उसने जल्दी से हिसाब लगाया कि उनकी बचत कम से कम 6 महीने तक सभी का खर्च उठाने में सक्षम होनी चाहिए। मुद्रा के आधार पर 100 तांबे के सिक्के 1 चांदी के सिक्के देते हैं। इसी तरह 100 चांदी के सिक्के 1 सोने के सिक्के देते हैं। औसत वेतन 250 तांबे के सिक्कों तक का भुगतान करता है, जबकि शूरवीरों का वेतन उनके रैंक के आधार पर न्यूनतम 700 तांबे के सिक्के देता है। उन्होंने ये भी ध्यान में रखा कि उन्हें नए उपकरण और इमारतें बनाने की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें जल्दी से स्टार्टर पैक याद आ गया जो उन्हें मिला था।
एक बार जब वह भोजन के बढ़ने का इंतजार करता है तो उसे राज्य में मछली पकड़नी होगी। जब वे शहर के एकमात्र महल में पहुंचे तो नौकरानियां उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ीं। शुभ दिन महाराज और महाराज, उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा। आराम से रहें, मैं आपका नया स्वामी हूँ लैंडन बान। यह मेरी माँ किम, मेरी मित्र लूसी, मेरे वफादार अनुचर और मेरे कर्मचारी हैं। अब आइए हम अपना नया घर देखें, उन्होंने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। एक बार उनका परिचय कराया गया और उन्हें पूरा महल दिखाया गया। लैंडन के सभी कर्मचारी एकत्र हुए और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा की। लोगों के समूह को देखकर अधिकांश लोग अपनी उम्र के शुरुआती 20वें दशक में थे, जबकि कुछ अपनी किशोरावस्था के अंत में और कुछ अपनी किशोरावस्था के शुरुआती दौर में थे। महल में कितने लोग काम करते हैं, उन्होंने पूछा। 20वें दशक की एक लड़की आगे बढ़ी और बोली, मेरे स्वामी 30। यहाँ 12 माली, 4 अस्तबल के लड़के और 3 रसोइये और 11 नौकरानियां हैं। अच्छा नाथन, डेनियला, कृपया आगे बढ़ो, उसने कहा। मेरे स्वामी, उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा। दोनों कई सालों से अपनी माँ के प्रति वफादार रहे हैं। नाथन 47 साल का बटलर है जबकि डेनियला एक अधेड़ उम्र की महिला है। वे वास्तव में विवाहित हैं और उनका एकमात्र बच्चा वास्तव में गैरी है। नाथन, तुम्हें लड़कों को प्रशिक्षित करना है जबकि डेनियला लड़कियों को प्रशिक्षित करेगी। तुम सभी को महीने के अंत में भुगतान किया जाएगा। तुम्हारा वेतन 350 तांबे के सिक्के होंगे। इसका उपयोग अपने परिवारों की देखभाल के लिए करें। यदि तुम सभी को कोई कठिनाई हो तो कृपया हम में से किसी को भी सूचित करें। आखिरकार हम सभी एक परिवार हैं। जैसे ही नौकरों ने ये सुना वे दंग रह गए और फिर बहुत उत्साहित हो गए। किसी को ये पता होना चाहिए कि भोजन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उनके परिवारों ने यहाँ बहुत कठिन जीवन जिया था। वे सभी जानते थे कि औसत वेतन 250 तांबे के सिक्के हैं, लेकिन महामहिम ने 100 और तांबे के सिक्के देने की पेशकश की। इसका क्या मतलब था? महामहिम इतने दयालु और दयालु हैं, हमें उसकी वफादारी से सेवा करनी चाहिए, उन सभी ने सोचा। जब उसने सभी नौकरों को निकाल दिया तो उसने अपने अनुचरों से चर्चा करने का फैसला किया। आप सभी ने सालों तक मेरे घर की वफादारी से सेवा की है। ये हमारा नया घर है, हमारा नया जीवन है। साम्राज्य ने हमें हमेशा के लिए दूर भेज दिया है। एट नोबलबन एट। जब उसने ये कहा तो उसने अपने अनुचरों की ओर देखा। वे सभी क्रोधित थे। फिर उन्होंने आगे कहा, उन्हें लगा होगा कि आखिरी हंसी उनकी ही होगी। उन्हें ये भी लगा होगा कि उनकी मदद के बिना हम सब मर जाएंगे। उन्हें लगता है कि हम कमज़ोर, रक्षाहीन और साम्राज्य के लिए एक उपद्रव हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हम इस जगह को स्वर्ग में बदल देंगे और उन्हें इस तक पहुंचने से रोक देंगे। जब वह बोल रहा था तो शूरवीर बहुत उत्साहित हो रहे थे। उनका खून खौल रहा था। उनमें से अधिकांश को बताया गया था कि वे अपने पूरे जीवन में बेकार थे। उन्हें कचरा कहा जाता था और राजधानी में कई बार उन्हें नीचा दिखाया जाता था। यहाँ तक कि लूसी और उसकी माँ भी खुद को रोक नहीं पाईं क्योंकि उनका खून खौल रहा था। क्या तुम सब मेरे साथ हो? यह है, उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहा कि क्या आप सब मेरे साथ हैं? अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसे सुपर नाइट चाहिए जो कुशलता से प्रशिक्षण लें, इसलिए मैं केवल सुपर नाइट के लिए वेतन का भुगतान करूंगा। सभी पेज को 1000 तांबे के सिक्के मिलेंगे, स्क्वायर को 2000 सिक्के मिलेंगे, लेफ्टिनेंट को 3500, कैप्टन को 6000, मेजर को 9000, कमांडर को 12000, मास्टर कमांडर को 15000 और अंत में प्रोविस्ट को 18000 तांबे के सिक्के प्रति माह मिलेंगे। सभी हैरान थे। ये राशि निश्चित रूप से विभिन्न व्यवसायों के लिए बहुत अधिक थी। यह एक नया युग है, एक नया समय है, एक नया घर है और एक नया राजा है। राजा अमर रहे, राजा अमर रहे। उन्हें पता था कि वे शूरवीरों के प्रशिक्षण के तरीके को बदल देंगे, लेकिन उन्हें धीरे धीरे शुरुआत करनी थी। इस युग में उनके पास पृथ्वी पर स्थापित कठोर प्रशिक्षण जैसा कोई भी रूप नहीं था। वास्तव में जब वे 18 वर्ष के हुए तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम करने से पहले 2 साल तक अपने देश की सेवा की थी। उन्हें किसी और से ज्यादा उन सभी सैन्य दिनचर्याओं का महत्व पता था। चूंकि सिस्टम अंततः उन्हें तोपों और बारूद बनाने के बारे में सभी ज्ञान प्रदान करेगा, इसलिए यह मान लेना सुरक्षित है कि वे जल्द ही अपनी खुद की मशीन गन बनाएंगे। इसलिए उन्हें पुरुषों की सजगता और शारीरिक स्थितियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी ताकि वे बंदूकें या किसी अन्य सैन्य उपकरण को कुशलतापूर्वक चला सकें। हालांकि उनके पास वर्तमान में कोई बंदूक नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे उस तरह के प्रशिक्षण से होने वाले लाभों की उपेक्षा करेंगे। उन दिनचर्याओं ने सैनिकों को खुद पर, अपने अधीनस्थों और अपने साथियों पर आत्मविश्वास बनाने में मदद की। इसने सैनिकों को अपने नेतृत्व कौशल को बेहतर बनाने, दूसरों के प्रति अपनेपन, गर्व, करुणा की भावना विकसित करने और निश्चित रूप से बेहद मजबूत शरीर बनाने में भी मदद की। उसे ऐसे सैनिकों की जरूरत थी जो उसके लोगों और राज्य के प्रति वफादार हों, और ऐसे लोग नहीं जो योग्यता या पैसे के लिए काम करते हों। उसने सैनिकों को गंभीरता से देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह लगभग सभी को अपनी आंखों से देख सके। उसने एक कुशल सैनिक की आभा बिखेरी। कल सुबह भोर से पहले सभी शूरवीर प्रशिक्षण के लिए आंतरिक महल में एकत्रित होंगे। इस प्रशिक्षण सत्र में नई दिनचर्या के साथ साथ आपकी सामान्य तलवारबाजी की प्रथाएं भी शामिल होंगी। जो लोग देर से पहुंचेंगे उन्हें पूरे दिन नाश्ता और दोपहर का भोजन नहीं मिलेगा।
बिना किसी अच्छे कारण के 3 से अधिक बार अनुपस्थित रहने पर 1 दिन के लिए भोजन नहीं मिलेगा और कड़ी सजा दी जाएगी। अब क्या आप समझे? सभी शूरवीरों ने तुरंत चिल्लाकर कहा। हाँ मेरे राजा, बहुत बढ़िया। अब अपने आप को 3 समूहों में बांट लो। वे किसी भी क्रम में हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक समूह में 100 से अधिक पुरुष होने चाहिए। जब उसने बोलना समाप्त किया तो वह अपनी माँ और लूसी की ओर चल पड़ा। माँ, हमें सभी शूरवीरों, हमारे कार्यकर्ताओं और खुद को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होगी। हमारे पास कितना है? उसने पूछा। उसकी माँ ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, हमने गेहूं से भरी 3 गाड़ियाँ, बीन्स से भरी 1 गाड़ियाँ, मटर से भरी 1 गाड़ियाँ, जौ, राई और जई से भरी 1 गाड़ियाँ लाई हैं। और अंत में खेती के लिए आवश्यक विभिन्न बीजों से भरी 1 गाड़ियाँ। यह अच्छा है। माँ, लूसी, कल सुबह क्या आप सभी यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि रसोई में सभी शूरवीरों के लिए पर्याप्त भोजन बने? मुझे हर सुबह भोर में सारा भोजन आंतरिक प्रांगण में पहुंचाने की आवश्यकता है। उसने धीरे से पूछा। आखिरकार वह उसकी माँ थी, सेना में कोई सैनिक नहीं, और लूसी वह थी जिसकी वह बहुत परवाह करता था। लूसी ने लैंडन के सुंदर चेहरे को देखा और शर्मा गई। भाई लैंडन कब से इतने शांत और सुंदर दिखने लगे? लैंडन को देखते हुए लूसी शर्माती रही। दूसरी ओर किम ने अपने बेटे के सुंदर चेहरे को देखा। वह मुस्कुराए और सोचा, मेरा छोटा बच्चा कब बड़ा हो गया। वह बहुत प्यारा है, सख्त और मर्दाना व्यवहार कर रहा है। उसके गालों को धीरे से दबाते हुए उसने कहा, मेरा छोटा बेटा बड़ा हो गया है। बेशक मैं ये करूंगी। अब ये हमारा घर है। जो भी तुम मुझसे करवाना चाहो बस कह दो। भाई लैंडन, क्या तुम्हें पूछने की भी जरूरत है? मैं वह सब करूंगी जो तुम मुझसे करवाना चाहो, लूसी ने कहा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कहा, उसका चेहरा लाल हो गया। किम ने देखा और वह हंसी रोक नहीं पाए। लैंडन उलझन में था कि उसकी माँ क्यों हंस रही थी। धन्यवाद माँ, धन्यवाद लूसी। उनकी ओर देखते हुए उसे लगा कि वह वास्तव में धन्य है। हालांकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन वह अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। औरत, तुम मुझे गंभीरता से क्यों नहीं लेती? हालांकि मैं 15 साल का दिखता हूं, लेकिन मैं एक पूर्ण विकसित आदमी हूं। क्या आप नहीं देख सकते कि यह एक गंभीर सैन्य क्षण है? आपने अभी कहा कि मैं बड़ा हो गया हूं, फिर भी आप यहाँ हैं, सार्वजनिक रूप से मेरे गालों को चुटकी बजा रहे हैं। मैं हार मानता हूं। सौभाग्य से किसी ने आपको ऐसा करते नहीं देखा, वरना यह गंभीर माहौल एक मजाक बन जाता। जब उसने अपनी माँ से बात करना समाप्त किया तो उसने चारों ओर देखा और देखा कि उसके सभी सैनिक कमांडर लूसियस को छोड़कर 3 मुख्य समूहों में विभाजित हो गए थे। वह अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ उनकी ओर चला गया। चूंकि हमारे राज्य में 3 नाइट कैप्टन हैं, इसलिए सभी नाइट एंड कैप्टन के अधीन समूहीकृत किए जाएंगे। सभी नाइट कैप्टन बदले में कमांडर लूसियस को जवाब देंगे। कैप्टन जोश भीड़ से बाहर निकला और सलामी दी। मेरे राजा, उसने अभी भी घुटनों के बल पर कहा, आप पहले समूह के सभी लोगों का नेतृत्व करेंगे, उन्हें प्रशिक्षित करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। जैसा आप चाहें मेरे राजा। जोश लूसियस की ओर बढ़ा, उसे सलामी दी और कहा, कमांडर, और पहले समूह की ओर चला गया। जब वह उनके सामने पहुंचा तो वे सभी चिल्लाए, कैप्टन। इसके बाद जोश उनके सामने खड़ा हो गया और लैंडन का सामना किया। लैंडन ने फिर मार्क और गैरी को अन्य टीमों को आवंटित करना जारी रखा, वही परिदृश्य दोहराते हुए। जब सभी अपने अपने समूहों से संतुष्ट दिखे तो वे सभी लैंडन का सामना किया और चिल्लाए, मेरे प्रभु। उन्हें लगा कि वे वास्तव में राजधानी में रहने की तुलना में यहाँ के हैं। लैंडन जितना ध्यान उन पर दे रहा था, उतना किसी ने नहीं दिया था। आप सभी एक दूसरे को परिवार की तरह, एक दूसरे के भाई की तरह लेंगे। आप साथ में खाएंगे, साथ में काम करेंगे, साथ में मजबूत बनेंगे और साथ में इस राज्य का निर्माण करेंगे। कोई भी शूरवीर कभी पीछे नहीं छूटेगा। एट नो विल बी एट। वे दंग रह गए और समान रूप से आश्चर्यचकित। कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा वाक्यांश सुना था। इस दुनिया में मजबूत शासन करता है और कमजोर नष्ट हो जाता है। चीजें बस ऐसी ही थीं, लेकिन चूंकि उनमें से अधिकांश को साम्राज्य में कमजोर माना जाता था, इसलिए वे लैंडन के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। अभी के लिए हम भूमि का निरीक्षण करेंगे। कमांडर लूसियस, आप क्या सोचते हैं? लैंडन ने लूसियस को देखते हुए पूछा। मेरे राजा, यह एक बढ़िया विचार है। मेरा प्रस्ताव है कि हम सभी निरीक्षण के लिए जाएं, ताकि पता चल सके कि बीमार की रक्षा कैसे की जाए। लूसियस ने तुरंत उत्तर दिया, मैं सहमत हूं। आखिरकार हमें यहाँ की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। हम जो जानकारी एकत्र करते हैं, उसके आधार पर हम सभी को उचित रूप से कर्तव्य और जिम्मेदारियां आवंटित करने में सक्षम होंगे। अभी के लिए चलो बेमार्ड को देखते हैं। सभी को जरूरत थी। जब वह अपने आदमियों के साथ बाहर जाने वाला था तो लूसियस ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे रोक दिया। छोटे लैंडन, क्या तुम्हारे गाल अभी भी दर्द कर रहे हैं? जैसे ही वे महल से बाहर निकले, लैंडन ने जल्दी से सिस्टम पर जांच की। सिस्टम, मैं क्षेत्र का नक्शा बनाने के लिए आपका उपयोग कैसे करूं? होस्ट ने उत्तर दिया। होस्ट को सिस्टम में संग्रहित साम्राज्य के नक्शे को देखने और होस्ट के क्षेत्रों को हाईलाइट करने की आवश्यकता है। बस ऐसे ही, लैंडन ने सिस्टम पर लगभग विश्वास न करते हुए पूछा। हाँ, तो क्या होगा जब मैं अपने क्षेत्रों का विस्तार करना चाहूंगा?
अगर ऐसा होता है तो होस्ट को सिस्टम के नक्शे पर और अधिक क्षेत्रों को हाईलाइट करने की आवश्यकता है। लैंडन ने सिस्टम की बात सुनते हुए सिर हिलाया। ये भी बहुत उपयोगी है क्योंकि सिस्टम होस्ट को सूचित करेगा कि होस्ट के क्षेत्रों में कोई दुश्मन हमला करता है या अवांछित मेहमान हैं। तो यह अच्छा है। लैंडन ने नक्शे को देखा और बेमार्ट के चारों ओर एक घेरा बनाने का फैसला किया। उसने शहर की दीवारों और आसपास के इलाकों के बीच कम से कम 20 मीटर का अंतर जोड़ना सुनिश्चित किया। जब उसने काम पूरा कर लिया तो एक पॉपअप स्क्रीन दिखाई दी। क्या आप मॉनिटर पर अपना चुना हुआ क्षेत्र देखना चाहेंगे? वह उत्साहित था। मॉनिटर की मदद से वह व्यक्तिगत रूप से वहां गए बिना ही बेमार्ट के हर क्षेत्र की जांच कर सकता था। यह उन समयों के लिए बेहद उपयोगी है जब उसे जरूरी कामों के लिए क्षेत्र छोड़ना पड़ सकता है। उसने हाँ पर क्लिक किया और शहर को देखा। मॉनिटर को देखते हुए यह एक नियमित फ्लैट स्क्रीन टीवी जैसा लग रहा था। वह समुद्र तट पर मछली पकड़ते लोगों, शहर के अंदर खेती करने वाले लोगों, शिकार करने के लिए बाहर जाने वाले लोगों, शहर की दीवारों, महल आदि को देख सकता था। वह सिस्टम में इस मैपिंग फंक्शन से संतुष्ट था। बेमार्ट को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, ऊपरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और निचला क्षेत्र। जब वह शहर के ऊपरी क्षेत्र से गुजरा तो उसने कई एस्टेट देखे। वहां 16 एस्टेट थे जिनमें से प्रत्येक में कम से कम 6 पत्थर की हवेली और 10 छोटी इमारतें थीं। ये हवेलियां बहुत बड़ी थीं जिनमें अपने अपने आंगन और नौकरों के रहने के कमरे थे। हर एक एस्टेट 4 फुट की बाड़ से घिरा हुआ था। बाड़ के बगल में खड़ा व्यक्ति बिना किसी तनाव के पूरी एस्टेट को देख सकता था। अगर यह धरती पर वापस होता तो इनमें से हर एक हवेली का इस्तेमाल एक बड़ी यूनिवर्सिटी खोलने के लिए किया जा सकता था। वे बड़ी थीं लेकिन उनके महल जितनी बड़ी नहीं थीं। कम से कम शहर में मुझे परेशान करने वाले कोई रईस तो नहीं हैं। शहर का स्वामी लैंडन के महल में रहता था जबकि ये दूसरी एस्टेट बैरन और ड्यूक की थी। जब उन्होंने सुना कि बेमार्ट अब अर्काडिना के संरक्षण में नहीं रहेगा तो वे सभी राजधानी भाग गए। वे लैंडन की सेवा नहीं करना चाहते थे इसलिए वे चले गए। क्या मजाक है, एक 15 वर्षीय राजकुमार की सेवा करना जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। उनकी नज़र में वह कचरा था, सिर्फ 330 सैनिकों वाला राजकुमार। वे सभी शारीरिक रूप से उससे कहीं ज्यादा मजबूत थे और उनके पंखों के नीचे ज्यादा संख्या में शूरवीर थे। उसकी दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। वे जानते थे कि लैंडन को उसके परिवार के साथ बेमार्ट में निर्वासित कर दिया गया है। वहां रहना केवल राजा के क्रोध को ही लाएगा। लैंडन की सेवा करना राजा की पीठ में छुरा घोंपने जैसा होगा। इसके अलावा वे बेमार्ट की रक्षा में सहायता के लिए अपने किसी भी शूरवीर को उधार नहीं देना चाहते थे। यदि बेमार्ट और किसी पड़ोसी शहर के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो उनकी मदद के लिए कोई सुदृढ़ीकरण नहीं आएगा। क्षेत्र में भोजन की कमी के साथ यह कोई जोखिम नहीं था जिसे वे लेने को तैयार थे। वे जानते थे कि राजा अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे थे कि मैं प्रिंस लैंडन को अर्काडिना से बाहर करना चाहता हूं और अगर कोई उनकी मदद करता है तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। एक बार जब लैंडन और उसके लोग ऊपरी क्षेत्र से निकल गए तो वे बेमार्ट के मध्य भाग में पहुंच गए। ये वह क्षेत्र था जहां ग्रामीण रहते थे। जब समूह शहर से गुजरा तो उन्होंने ग्रामीणों का अभिवादन किया और किसी भी तरह की सहायता की जरूरत वाले लोगों की मदद की। लैंडन अपने आसपास के माहौल का निरीक्षण करता रहा। राजधानी के घरों की तुलना में ये घर खराब मौसम की स्थिति में आसानी से नष्ट हो सकते थे। उनकी यादों के अनुसार राजधानी के सभी घर पत्थर और लकड़ी से बने थे जो उन्हें मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला बनाते थे। लेकिन बेमार्ट के घर लकड़ियों, पुआल और मिट्टी से बने थे। उन सभी के ढांचे लकड़ी से बने थे। उनकी दीवारें बुनी हुई टहनियों और मिट्टी के सूखे मिश्रण से बनी थीं और उनकी छतें पुआल से बनी थीं। इन घरों को आमतौर पर मिट्टी ईंट के घर कहा जाता था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बताया गया कि अर्काडिना में बेमार्ट की मृत्यु दर सबसे अधिक थी। उसने सोचा, यहाँ की सड़कों को देखकर वे ऊपरी क्षेत्र की सड़कों जितनी अच्छी नहीं थीं। जमीन पर कीचड़ के धब्बे थे और सड़कों पर बहुत सारे गड्ढे थे। निचले क्षेत्रों की ओर जाते समय उन्होंने पुरुषों के एक समूह को धनुष और तीर लेकर अपने परिवारों के लिए कुछ मांस लाने की उम्मीद करते हुए देखा। महिलाएं पानी ले जा रही थीं और बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और खेल रहे थे। एक बार जब वे निचले स्तरों पर पहुंचे तो वहां सब कुछ वनस्पति और खेत थे। लैंडन 300 से अधिक खेत देख सकता था लेकिन उन पर केवल 5 लोग थे। ये देखना स्पष्ट था कि लोग भी मानते थे कि उनकी जमीन बंजर थी। खेतों से पश्चिम की ओर देखते हुए लैंडन 2 विशाल संपदाएं देखकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर वह खेतों से पूर्व की ओर मुड़ा और वहां केवल एक विशाल संपदा थी। लैंडन की दिलचस्पी बढ़ गई। वह लुसियस और समूह की ओर मुड़ा। रईस ऊपरी क्षेत्र को छोड़कर यहाँ अपनी जागीरें क्यों बनाते हैं? क्या आपको ये बहुत अजीब नहीं लगता? वास्तव में मेरे राजा, लुसियस ने कहा और बाकी सभी ने सिर हिलाया। मेरे राजा, शायद उन्हें इस निचले क्षेत्र में कुछ मूल्यवान मिला और उन्होंने यहाँ रहने का फैसला किया। एक शर्मीले शूरवीर ने कहा। शूरवीर के सुनहरे बाल और गहरी भूरी आंखें थीं। अगर वह धरती पर होता तो वह के पॉप कलाकार जैसा दिखता। उसकी कोई मांसपेशियां नहीं थीं और वह अविश्वसनीय रूप से कमजोर दिखता था, एक टहनी की तरह। लैंडन को चिंता नहीं थी क्योंकि एक बार जब उसने उन्हें प्रशिक्षित करना शुरू किया तो उनमें बहुत सारी मांसपेशियां आ गईं। शूरवीर की आवाज में शर्म और डर का संकेत था। ये स्पष्ट था कि उसे खुद पर कोई भरोसा नहीं था।
आपका नाम, उम्र, रैंक और कैप्टन क्या है? लैंडन ने पूछा। बिली वेन, उम्र 17, कैप्टन मार्क के अधीन स्क्वायर। मेरे राजा, एट नोबलबन एट। बिली, यह एक बेहतरीन सुझाव था। हो सकता है कि वहाँ ऐसी चीज़ें हों जो हमारे राज्य को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकती हैं। बेहतरीन, लैंडन ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदर ही अंदर लैंडन हैरान था कि बिली 17 साल का था। वह वास्तव में 14 साल के लड़के जैसा दिखता था। राजा द्वारा तारीफ पाकर बिली बेहद उत्साहित था। किसी को पता ही नहीं था कि जब वह बोल रहा था तो वह पत्ते की तरह कांप रहा था। अपने महामहिम को जोश में देखकर उसे खुद पर और भी ज्यादा भरोसा हुआ। दूसरे शूरवीरों ने भी सिर हिलाया और सोचा कि बिली ने जो कहा वह सही था। आखिरकार गांव वाले भी यहाँ नहीं रहते, तो रईस क्यों रहेंगे? ये सब बहुत ही अस्पष्ट और संदिग्ध लग रहा था। पहले पश्चिम की ओर चलते हैं। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि उन्हें पूर्व की तुलना में वहां 2 एस्टेट की आवश्यकता क्यों थी। जिस पहली एस्टेट में वे गए वह एक पहाड़ी पर स्थित थी। जैसे ही वे अंदर गए, लैंडन ने जो देखा उससे दंग रह गए। ऐसा लग रहा था कि खूंखार शेरों का एक झुंड एस्टेट से बाहर निकलने के लिए अपने पंजे से रास्ता बना रहा है। आंगन में फर्श पर टूटे हुए उपकरणों के कई टुकड़े पड़े थे। काउंटीयार्ड के केंद्र में एक तालाब में एक जूते का बायां बूट तैरता हुआ मिला। आंगन से एस्टेट में अनाज का एक निशान देखा जा सकता था। फर्श को और करीब से देखने पर उसने अनाज के निशान के पास एक महिला का अंडरगारमेंट, फूलों के बिस्तरों में एक फटी हुई पेंटिंग और भुनी हुई मछली जैसी कोई चीज़ देखी। क्या वे मेरे पिता के क्रोध से इतने डर गए थे कि उन्हें अपना खाना फेंकना पड़ा? उसने सोचा। लैंडन और उसके आदमी सभी बेवकूफ़ी से भ्रमित थे। आखिर क्या हो रहा है? यहाँ कुछ भी मेल नहीं खाता, उन्होंने सोचा। एक आंगन में उन्होंने देखा कि फर्श पर बड़ी मात्रा में राख बिखरी हुई थी और टहनियों और तलवारों के निशान भी देखे जा सकते थे जिन पर खून के धब्बे थे। उन्होंने एस्टेट की हर हवेली की तलाशी ली और कोई भी कीमती चीज़ नहीं मिली। जैसे ही वे जाने वाले थे, लैंडन ने एस्टेट के पीछे एक गुफा देखी। एक बार जब वे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो पुरुषों ने किसी भी अचानक खतरे के लिए तैयारी में अपने हाथों को म्यान पर रख लिया। गुफा का प्रवेश द्वार ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी से निकला हो। लैंडन बस समुरान द वाइट के हवा से उभरने का इंतजार कर रहा था। गुफा की दीवारों और छतों पर मोलिब्डेनम, ट्रोना और फेल्डस्पार पत्थर लगे थे। इस महाद्वीप के लोग केवल मोलिब्डेनाइट के उपयोग को जानते थे। मोलिब्डेनाइट का उपयोग तलवारों, कवच और किसी भी चांदी की वस्तु पर संक्षारण प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए किया जाता था। ये तलवारों का युग था। इस दुनिया में प्रतिदिन हजारों तलवारें गढ़ी जाती थीं। ये निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना था। दूसरी ओर लोग महाद्वीप में सजावटी पत्थरों के रूप में ट्रोना और फेल्डस्पार का उपयोग करते थे। उनकी नज़र में ये दोनों सामान्य पत्थर थे, पूरी तरह से बेकार। लेकिन लैंडन के लिए जो धरती से आया था वे अमूल्य थे। ट्रोना का उपयोग कांच बनाने, कागज़, डिटर्जेंट, कपड़ों में किया जा सकता था। सूची बहुत लंबी है। ये वास्तव में उनके लिए एक बड़ी जीत थी। गुफा इतनी बड़ी थी कि लैंडन को लगा कि अगर वे आगे बढ़ते रहे तो वे आसानी से खो जाएंगे। इसलिए उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया। दूसरी एस्टेट दूसरी पहाड़ी पर थी जो पहली से 700 मीटर दूर थी। अंदर जाने पर एस्टेट पहली की तुलना में कहीं ज्यादा साफ थी। ये वाकई आश्चर्यजनक था। लैंडन आश्चर्यचकित था। उन्हें रसोई में बीज और गेहूं के बोरे मिले, एक टन का कवच, तलवारें और राख और खून के धब्बों से बिखरा एक आंगन भी मिला। एस्टेट के पीछे की ओर बढ़ते हुए उन्हें एक और गुफा का प्रवेश द्वार मिला। एक बार जब वे गुफा में घुसे तो उन्होंने बहुत सारे लोहायस्क देखे। यह एक लोहायस्क की खदान थी। सोचिए कि उनके पास ऐसी चीजें यहाँ थीं। हर कोई फिर से उत्साहित हो गया और सोचता रहा कि साम्राज्य में किसी को भी इस खदान के बारे में क्यों नहीं पता था। खेतों के दूसरी तरफ दूसरी एस्टेट में जाने का फैसला करने से पहले उन्होंने कुछ देर इधर उधर देखा। यह एस्टेट पश्चिम में स्थित अन्य 2 एस्टेट की तुलना में बहुत छोटा था। हवेलियों की तलाशी लेने पर उन्हें बहुत सारे बीज, कवच और तलवारें मिलीं। अन्य 2 एस्टेट की तरह उन्हें एक आंगन मिला जिसके फर्श पर बहुत सारी राख थी और एस्टेट के पीछे एक गुफा थी। इस गुफा की दीवारों और छतों पर बहुत सारे खनिज रंगद्रव्य और आयन ऑक्साइड थे। दीवारों को देखते हुए लैंडन को लाल गेरू, पीला गेरू, अनबर, साल्टपीटर और चूना पत्थर दिखाई दे रहे थे। इस दुनिया में लोग इन अयस्कों का उपयोग पेंट के लिए विभिन्न रंगद्रव्यों बनाने के लिए करते थे। केवल राजघराने, हरम के लिए चुनी जाने वाली संभावित महिलाएं और धनी लोग ही अपने चित्र बनवा सकते थे। कुछ किसान अपना पूरा जीवन जी सकते थे और कभी भी अपने चित्र नहीं बनवा सकते थे। पेंटिंग से जुड़ी हर चीज़ महंगी थी। अगर साम्राज्य के लोगों को पता चल जाता कि लैंडन के पास यह है तो वे खून की उल्टी करेंगे और उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ देंगे। जब सभी लोग पेंट के फायदों के बारे में सोच रहे थे तो लैंडन के मन में भी अपने विचार थे। सिस्टम, क्या दूसरे खनिज अयस्क भी महत्वपूर्ण हैं? उत्तर देते हुए होस्ट, साल्टपीटर बारूद बनाने का मुख्य घटक है। इसका उपयोग आतिशबाजी, रॉकेट, खाद्य परिरक्षक बनाने में भी किया जा सकता है और इसे पौधों की खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे अयस्कों के लिए उन्हें सौंदर्य प्रसाधनों और भविष्य के आविष्कारों के लिए रंगद्रव्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चूना पत्थर का उपयोग मिट्टी के कंडीशनर के रूप में, कंक्रीट के जानवरों के भराव में समुच्चय के रूप में और इसी तरह किया जा सकता है।
होस्ट संभावनाएं अनंत हैं। सिस्टम की बात सुनकर लैंडन उत्साहित हो गया। उसने गुफा को देखा और सोचा, हे भगवान, दीवारों और छतों पर वास्तव में साल्टपीटर की बहुत बड़ी मात्रा है। छत और दीवारों पर सफ़ेद क्रिस्टलीय शंकुओं को देखकर उसे स्क्रूज मैकडेक जैसा महसूस हुआ। वह बेवकूफ़ी से मुस्कुराने भी लगा। सच में, साल्टपीटर अयस्क सर्दियों में छतों पर जमे हुए बर्फ के शंकुओं की तरह दिखते थे। जब उसने ये देखा तो उसे डिज्नी की फिल्म फ्रोजन की याद आ गई। कोई रास्ता नहीं था कि वह इसे जाने दे। महाद्वीप के लोग नहीं जानते थे कि इन अयस्कों का क्या उपयोग है, लेकिन सिस्टम और अपने पिछले जीवन के लिए धन्यवाद, अब वह इन अयस्कों के महत्व को जानता था। हालांकि अब वह खुश था, लेकिन वह जानता था कि उसे अभी बहुत आगे जाना है। खासकर अयस्कों को देखते समय उसे चट्टानों से तत्वों को निकालने के तरीके खोजने की ज़रूरत थी। पृथ्वी पर इन अयस्कों को बहुत अम्लीय यौगिकों का उपयोग करके संसाधित किया जाता होगा। यहाँ कोई आसवन स्तंभ, पाइप या टैंक नहीं थे। यह उसके लिए बहुत तनावपूर्ण था। इसके बारे में सोचते हुए भी वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। उदाहरण के लिए सौंदर्य प्रसाधनों को ही लें। हालांकि उसके पास इसके लिए रंगद्रव्य थे, लेकिन उसे अरंडी का तेल, ग्लिसरीन, हाइड्रोलाइज्ड कॉर्न स्टार्च, पानी, सोडियम क्लोराइड, ओलेल अल्कोहल और इसी तरह के अन्य पदार्थों का उत्पादन करना था। उसे यहाँ कम से कम 12 अलग अलग सामग्रियों की आवश्यकता थी। उसे सच में ठगा हुआ महसूस हुआ। हर बड़े आविष्कार के लिए उसके पास यहाँ सिर्फ एक सामग्री थी, लेकिन उसे कम से कम जो उसके पास था उसके लिए आभारी होना चाहिए था। उसने सोचना शुरू कर दिया कि वह अयस्क का उपयोग कैसे कर सकता है। आहा, गैरी ने जवाब दिया, रिपोर्ट में इन 3 खदानों के बारे में कुछ नहीं लिखा है जो हमें मिली हैं। देखने से ऐसा लगता है कि बैरन और शहर के स्वामी ही इसके बारे में जानते होंगे। ये पूरी तरह सच नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें खदानों के लिए श्रमिकों की ज़रूरत थी। क्या उन्होंने ग्रामीणों का इस्तेमाल किया? जोश ने पूछा। नहीं नहीं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे अपनी कब्र खोद रहे होंगे। याद रखें, उन्होंने साम्राज्य से संसाधनों को छिपाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए ताकि वे अपनी जेबें भर सकें। लुसियस ने कहा, ठीक है, अगर उन्होंने किसी और को बताया तो वे मरे हुए आदमी की तरह चलेंगे। अभी की स्थिति के अनुसार वे अब राजा को बेमार्ड में संसाधनों के बारे में नहीं बता पाएंगे, मार्क ने कहा। क्यों? एक युवा शूरवीर ने पूछा। वे कई सालों से यहाँ हैं और उस समय सीमा में उन्होंने कभी भी बेमार्ड में मिले किसी भी संसाधन की रिपोर्ट नहीं की। राजा से झूठ बोलना राजा को मूर्ख समझने के समान है। इसकी सज़ा मौत है, मार्क ने जवाब दिया। बाकी सभी शूरवीरों ने चौंक कर कहा। इसके अलावा अगर राजा बान को पता होता कि उसने हमारे राजा लैंडन को एक सौभाग्यशाली भूमि दी है तो वह निश्चित रूप से उन्हें मार डालता। जोश ने कहा, मुझे लगता है कि अगर उसे वास्तव में पता होता तो वह राजा लैंडन को भूमि नहीं देता। एक अन्य शूरवीर ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। शायद वे अपने खुद के कर्मचारियों को लेकर आए थे, इस डर से कि उनका रहस्य पता चल जाएगा। अगर गांव वालों को इसके बारे में पता चल जाता तो वे शायद कुछ संसाधनों के लिए लड़ते ताकि वे बेच सकें और अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकें। ट्रे ने कहा, ऐसा हो सकता है। आखिरकार जब से हम निचले क्षेत्र में हैं, हमने किसी भी व्यक्ति को इधर उधर घूमते नहीं देखा। चूंकि लोगों का मानना है कि यह भूमि बंजर है, इसलिए वे अब यहाँ नहीं आते। और अगर वे आते भी हैं तो खदानें उनके खेतों से पैदल चलने की दूरी पर हैं। लुसियस ने कहा, यह भी मत भूलिए कि बैटमार्ट से प्रवेश और निकास मध्य क्षेत्र में स्थित है, इसलिए किसी को भी यहाँ रहने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। गैरी ने कहा। सभी ने भी इस पर सहमति जताई। मेरा अनुमान है कि जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी स्थिति कितनी गंभीर है तो उन्होंने सभी कर्मचारियों को जला दिया। लैंडन ने कहा, ये तीनों एस्टेट में पाए गए खून के धब्बों और राख की व्याख्या करेगा। आखिरकार इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कर्मचारी हमेशा के लिए अपना रहस्य बनाए रखेंगे। रहस्य को दफनाने का एकमात्र तरीका कर्मचारियों को हमेशा के लिए चुप कराना था। ट्रे ने आगे कहा, उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि शहर के स्वामी और बैरन ने अपनी योजनाओं पर बहुत विचार किया था। उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब उन्हें हमेशा के लिए बेमार्ड छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने वास्तव में ऐसा नहीं देखा था। चूंकि हमारा काम हो चुका है तो चलिए समुद्र तट पर चलते हैं। लैंडन ने कहा। बेमार्ड का केंद्रीय क्षेत्र एक कंपास के मध्य बिंदु की तरह था। केंद्रीय क्षेत्र से पूर्व की ओर बढ़ते हुए कोई बेमार्ड के ऊपरी क्षेत्रों तक पहुंच जाएगा और पश्चिम में आप निचले क्षेत्र में पहुंचेंगे। इसी तरह केंद्रीय क्षेत्रों के उत्तर में बेमार्ड का प्रवेश निकास था और दक्षिण में समुद्र तट का प्रवेश द्वार था। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद लैंडन और उसके आदमियों ने बहुत से ग्रामीणों को मछली पकड़ते हुए देखा, जबकि कुछ लोग अपने सिर पर मछलियों की टोकरियां लेकर जा रहे थे। उन्होंने ग्रामीणों से बात की, उनकी सहायता की और बेमार्ड के प्रवेश द्वार के पास शहर की दीवारों और जंगलों का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। बेमार्ड के बाहर पहुंचने के बाद लैंडन ने दीवारों को ध्यान से देखा। उसे स्वीकार करना पड़ा कि दीवारें बहुत ही दुर्जय थीं। दीवारें एकदम सही स्थिति में थीं। आसपास के जंगलों में जाने पर उन्होंने एक तीखी चीख और किसी चीज पर तलवार से वार करने की आवाज़ सुनी। आहा, वह प्रतीक्षा करता रहा और आश्चर्यचकित हो गया। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। अपनी आंखें खोलते ही वह शूरवीरों के एक समूह और जमीन पर एक मृत जंगली सुअर को देखकर दंग रह गया। धन्यवाद सर, लड़के ने कहा।
आपका नाम क्या है? लैंडन ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक बार जब लड़के ने लैंडन की सच्ची मुस्कान देखी तो उसे पता चल गया कि वे दोस्ताना थे। मेरा नाम मोमो लाई है। सर, आप कौन हैं? मोमो ने उत्सुकता से पूछा। मैं नया राजा और बेमार का स्वामी हूँ, लैंडन। लड़का चौंक गया और डर गया। मेरे राजा, आपको पहले बधाई न देने के लिए क्षमा करें। कोई बात नहीं, इसके अलावा मुझे आपकी ज्यादा चिंता है। मोस्टली चौंक गया। महामहिम मेरे बारे में चिंतित हैं। उसने सोचा, मोनो, तुम यहाँ अकेले क्यों थे? क्या तुम नहीं जानते कि यह कितना खतरनाक है? लैंडन ने पूछा। मैं अपनी बड़ी बहन, मेरे राजा के साथ अकेला रहता हूँ। जब मैं सिर्फ 4 साल का था तब हमारे माता पिता मर गए। बहन ने मुझे बताया कि वे ठंड के कारण मर गए। बहन हाल ही में बहुत बीमार हो गई। मुझे पता है कि उसके ठीक होने के लिए उसे बहुत सारा मांस चाहिए, इसलिए मैं शिकार करने आया हूँ। ये सुनकर लैंडन और उसके साथी दुखी हो गए। हालांकि वे राजधानी में परेशान किए जाने वाले लोगों में से थे, लेकिन उनमें से किसी ने कभी भूख से नहीं मरा था या किसी को ठंड से मरते नहीं देखा था। उन्होंने कसम खाई कि वे लोगों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। वास्तव में लैंडन को उन पर दया भी आई। अपने पिछले जन्म में वह अनाथ था, इसलिए मोमो को संघर्ष करते देखकर उसे लगा कि उसे उसकी सहायता करनी चाहिए। अब से तुम्हारी बहन मेरी दत्तक बहन होगी, तुम मेरे दत्तक भाई होगे और मैं तुम्हें छोटी मोमो कहूंगा। तुम और मेरी नई बहन तुरंत महल में चले जाओगे। अब से वह तुम्हारा नया घर होगा, लैंडन ने कहा। मोमो को यकीन नहीं हुआ। ये राजा था। हालांकि मोमो 8 साल का था, लेकिन वह जानता था कि लोग कब दयालु थे या उसकी मदद करने की कोशिश करते थे। वह बता सकता था कि लैंडन एक अच्छा इंसान था। लैंडन ने मोमो को लुसियस और दूसरे शूरवीरों से मिलवाया। सभी ने मोमो को चिढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे वह शर्मा गया। छोटी मोमो, चलो मेरी बहन को घर ले चलते हैं। उन्होंने सुआ को उठाया और जंगल से निकल गए। लैंडन, मोमो और आदमी एक छोटे से घर के बाहर खड़े थे। उन्हें अंदर से खांसी की हल्की आवाजें आ रही थीं। लैंडन मोमो, जोश और लुसियस के साथ अंदर गया। बहन, बहन, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। मोमो चिल्लाया और घर में भाग गया। लैंडन और समूह लिविंग रूम क्षेत्र में इंतजार कर रहे थे। जब मोमो बेडरूम में गया तो उसने एक कमजोर लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की को पुआल के बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। उसके बाल लाल थे, आंखें हल्की भूरी थीं और शरीर छोटा था। बहन, राजा तुम्हें देखने आए हैं। मोमो की आवाज़ सुनकर ग्रेस लगभग बिस्तर से गिर पड़ी। मोमो, क्या तुम किसी मुसीबत में पड़ गई हो? राजा मुझसे क्यों मिलना चाहेगा? ग्रेस ने सवालिया लहजे में पूछा। मोमो ने फिर ग्रेस को पूरी कहानी सुनाई। तो फिर मैं महामहिम को धन्यवाद दूं, उसने खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा। बहन, उसने कहा था कि जब तुम तैयार हो जाओगी तो वह अंदर आ जाएगा। उसने सिर हिलाया और मोमो बाहर चली गई। कुछ सेकंड बाद मोमो, लैंडन, लुसियस और जोश चले गए। महामहिम, उसने सिर झुकाते हुए कहा। अपने सामने खड़ी छोटी लड़की को देखकर लैंडन को यकीन हो गया कि वह 19 साल की है। सच में वह फेरी टेल की एल्सा स्कारलेट टाइटेनिया की मिनी वर्जन जैसी लग रही थी। कृपया आराम से रहो, तुम मेरी बड़ी बहन हो, उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ धीरे से कहा। ग्रेस उसके शब्दों से चौंक गई और थोड़ी देर बाद वह शांत हो गई। उसने पाया कि मोमो ने जो कहा वह सच था। वह एक दयालु व्यक्ति था। वह अपनी बड़ी सफ़ेद आंखों के साथ कुछ हद तक प्यारा था। वह एक प्यारे खरगोश की तरह लग रहा था, उसने सोचा। मेरा नाम लैंडन है, ये कमांडर लुसियस है और यह कैप्टन जोश है। क्या मैं आपकी बड़ी बहन का नाम जान सकता हूँ? जैसे ही जोश ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा, वह लगभग सांस लेना भूल गया। हालांकि वह बीमार लग रही थी, वह अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत थी। उसके लाल बाल और छोटा शरीर उसे एक परी की तरह दिखा रहा था। जितना अधिक वह उसे देखता उतना ही वह शर्मा जाता। यही बात ग्रेस के लिए भी कही जा सकती है। उसे जोश से नजरें हटाने में मुश्किल हो रही थी। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वह इतनी ज्यादा शर्मा गई कि उसका पहले से ही हल्का लाल चेहरा और भी गहरा लाल हो गया। बेशक लुसियस और लैंडन ने ये सब देखा और मन ही मन हंसने से खुद को नहीं रोक पाए। मेरा नाम ग्रेस लाई है। ग्रेस, चूंकि मैं तुम्हें पहले से ही अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ मोमो के साथ अकेले रहने नहीं दे सकता। तुम दोनों की सुरक्षा के लिए कृपया हमारे साथ महल में चले जाओ। लैंडन ने पूछा। महाराज, कृपया लिटिल लैंडन को बुलाओ, लैंडन ने मुस्कुराते हुए कहा। लिटिल लैंडन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मोमो इतना खुश हुआ कि वह बिस्तर पर कूद गया और अपनी बहन को गले लगा लिया। कैप्टन जोश, बहन ग्रेस को यहाँ सामान पैक करने में मदद करो। कमांडर लुसियस, लिटिल मोमो और मैं डाइनिंग एरिया में सामान पैक करेंगे। जोश दंग रह गया। उसने मुड़कर देखा तो लुसियस और लैंडन हंस रहे थे। उसने अपना सिर ग्रेस की ओर घुमाया। वह फर्श की ओर देखती रही, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह अपनी शर्म को छिपाने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत प्यारी थी। जोश मुस्कुराया और सोचा, ये कमीने मुझे अंगूठा दिखाने की हिम्मत भी रखते हैं। हाँ, सौभाग्य से उसने कुछ नहीं देखा। ये बहुत शर्मनाक होता। घर पहुंचने के बाद लैंडन ने अपनी माँ और लूसी को सारी बात बताई। उन्होंने मोमो और ग्रेस का अपने परिवार में गर्मजोशी से स्वागत किया। छोटी मोमो और ग्रेस को एक दूसरे के करीब कमरे दिए गए। वे लूसी और किम के कमरों के भी करीब थे।
लैंडन ने मोमो को नाइट पेज के रूप में प्रशिक्षित करने का काम जोश को दिया। मोमो अब 8 साल का था, इसलिए उसे प्रशिक्षित करने का ये सही समय था। हालांकि महाद्वीप में 7 साल की उम्र उचित थी। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा। कल उसके लिए एक व्यस्त दिन था। उसे सुबह पुरुषों के साथ प्रशिक्षण लेना था और फिर बंजर भूमि की समस्या को हल करने के लिए खेतों में जाना था। जब वह अपने बिस्तर पर लेटा तो उसकी आंखें थकान से भारी हो गईं और उसका मन नींद में डूब गया। अगले दिन लैंडन 300 से अधिक पुरुषों के सामने आंतरिक प्रांगण के केंद्र में खड़ा था। वह प्रभावित था। अगर वह धरती पर वापस होता तो अब लगभग 5 बजे होते और फिर भी सभी लोग उठकर तैयार थे। उनमें से कोई भी देर से नहीं आया, यहाँ तक कि मोमो भी जल्दी आ गया। उसे पता था कि उसकी योजना को कामयाब बनाने के लिए उसे उन्हें अच्छी तरह से अनुशासित करने की ज़रूरत थी। उसने उन्हें ठंडे अंदाज में देखा, एक पुराने युद्ध के दिग्गज की आभा से। 10 की सीधी लाइन में खड़े हो जाओ। उसने जोर से गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 2। उन्होंने 52 सेकंड के अंदर अपनी टीमें बना लीं और उसके अगले आदेश का इंतजार किया। बहुत धीमी, जब तक मैं 5 तक गिनता हूं तब तक लाइन बन जानी चाहिए। आज से जो कोई भी लाइन में खड़े होने में तेज नहीं होगा, उसे प्रशिक्षण शुरू होने से पहले आंगन के चारों ओर 10 चक्कर लगाने होंगे। क्या ये समझ में आया? हाँ राजा लैंडन, प्रशिक्षण के दौरान मैं तुम्हारा कमांडर बनूंगा, तुम्हारा राजा नहीं। जब तुम मुझे उत्तर दोगे तो तुम सब कहोगे, सर, हाँ सर। बोलो, लैंडन चिल्लाया। सर, हाँ सर, उन्होंने चिल्लाकर जवाब दिया। प्रशिक्षण के दौरान 4 सैन्य अनुशासनों का पालन करना होता है। इन नियमों का पालन केवल तभी किया जाना चाहिए जब तुम प्रशिक्षण में हो। पहला, मैं यहाँ कानून हूँ। दूसरा, मेरे आदेशों का पालन करो। तीसरा, बिना शर्त मेरे आदेशों का पालन करो। चौथा, जब मैं आसपास न हो तो कमांडर लुसियस के आदेशों का पालन करो। उसके विरोधी आभा से लोग अचंभित रह गए, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या ये समझ में आया? सर, हाँ सर। उसने उनके साथ 10 मिनट तक वार्म अप अभ्यास किया और रुक गया। उसने देखा और उनके सांस लेने का इंतजार किया। 1 मिनट के बाद उसने चिल्लाकर कहा, अपने नियुक्त नाइट कैप्टन के पीछे लाइन में खड़े हो जाओ। वे तुरंत उठे और कैप्टन की तलाश की। कोई भी दंडित नहीं होना चाहता था। वे सभी जोश, मार्क और गैरी के पीछे लाइन में खड़े हो गए। मोमो जोश के पीछे लाइन में खड़ा हो गया क्योंकि उसे बताया गया था कि जोश उसे प्रशिक्षित करेगा। वास्तव में लुसियस प्रभावित हुआ। युवा शूरवीरों को अनुशासित करने में उसे हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। यह उसके लिए वास्तव में एक आंख खोलने वाला अनुभव था। इन अभ्यासों के बाद आप सभी को यह एहसास हो जाना चाहिए था कि आप शारीरिक रूप से कितने कमज़ोर हैं। आप सभी में सहनशक्ति और ताकत की कमी है। इस बिंदु पर वे सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका राजा एक राक्षस प्रशिक्षक था। वह पहले भी उनके साथ प्रशिक्षण में शामिल हुआ था और फिर भी वह वहां खड़ा था और उन्हें देख रहा था जैसे कि यह एक सामान्य सैर हो। उन्हें मानना पड़ा, उनका राजा काफ़ी मजबूत था। वास्तव में जब सिस्टम ने उसे पहले ठीक किया था तो सिस्टम स्टार्टर पैक लेने पर उसे अतिरिक्त ताकत भी मिली थी। बिना किसी भावना के उनके थके हुए चेहरों को देखते हुए उसने आगे कहा, कैप्टन जोश, मार्क और गैरी, आगे बढ़ो। वे बाहर निकले और लैंडन को देखा। आप सभी अपनी टीमों को मजबूत बनाने में नेतृत्व करेंगे। आप एक साथ चुनौतियों का सामना करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी सैनिक पीछे न छूट जाए। अगर आपकी टीम में कोई भी विफल होता है तो इसका मतलब होगा कि आप भी विफल हो गए। क्या आप समझे? सर, हाँ सर, तीनों ने उत्तर दिया। वे पीछे हटे और अपनी अपनी टीमों के सामने खड़े हो गए। सुनो, सभी लोग अपने पैरों को चौड़ा करके बैठ जाएं, हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लें। हालांकि वे भ्रमित थे, फिर भी उन्होंने जल्दी से ऐसा किया। यहाँ तक कि लुसियस जो किनारे पर खड़ा था उसने भी इसमें शामिल होने का फैसला किया। वह इस नए अभ्यास का अनुभव करना चाहता था। इस बैठने की मुद्रा में आगे बढ़ने के लिए कूदो। तुम सभी को आंगन के चारों ओर 10 बार ऐसा करना है। छोटी मोमो को केवल 4 चक्कर लगाने होंगे। ये सुनकर सैनिकों ने सोचा कि यह अभ्यास आसान होगा। छोटी मोमो और लुसियस भी इस तरह के अभ्यास के प्रभावों पर संदेह कर रहे थे। लैंडन को कैसे पता नहीं चल सकता था कि वे क्या सोच रहे थे। धरती पर वापस आकर उसने भी यही सोचा जब उसने पहली बार देखा कि 3 बार व्यायाम कैसे किया जाता है। लैंडन लुसियस के बगल में पंक्तियों के सबसे पीछे चला गया और बैठ गया। फिर उसने ठंडे स्वर में चिल्लाया, शुरू करो। एक बार जब उन्होंने शुरू किया तो सभी उत्साहित थे। उन्हें लगा कि वे इसे जल्दी खत्म कर देंगे और काम पूरा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वे भारी सांस ले रहे थे और उनके गले सूख रहे थे। उनमें से अधिकांश को पहले अपनी ताकत पर गर्व था, लेकिन अब वे अपने कमजोर शरीर को देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। लुसियस को भी जलन महसूस होने लगी, लेकिन वह जानता था कि वह रुक नहीं सकता। गैरी को लगा कि वह मरने वाला है। उसकी भारी भुजाएं और थके हुए पैर लड़खड़ाने लगे। मोमो को पैरों और जांघों में जलन महसूस हुई। क्या इसका मतलब है कि मैं कमजोर हूं? उसने सोचा। पीछे से लोगों को थका हुआ देखकर लैंडन बोला, अगर तुम इतनी आसानी से हार मान लेते हो तो क्या तुम असली सैनिक हो? क्या तुम असली मर्द हो?
उठो, यह एक आदेश है, मेरा आदेश कानून है। जब उन्होंने उसे पीछे से सुना तो उन सभी के मन में एक ही विचार आया, दानव प्रशिक्षक। जैसे जैसे प्रशिक्षण आगे बढ़ा उनकी जांघें सुन्न हो गईं। हर बार जब वे छोड़ना चाहते थे तो उन्हें पीछे से शैतान की आवाज़ सुनाई देती थी, जो हार मान लेंगे उन्हें मेरा क्रोध सहना पड़ेगा। अगर तुम देखना चाहते हो, हे, मुझे आजमाओ। जब उन्होंने छोटे मोमो को देखा तो वे वास्तव में इस तथ्य से ईर्ष्या कर रहे थे कि उसने अपने दौर पूरे कर लिए थे। ट्रे को वास्तव में ऐसा लगा कि उसके पैर उसके सर्किट को चीर देंगे। जब वह अपने सबसे अच्छे दोस्त लैंडन के बारे में सोचता था तो उसे आश्चर्य होता था कि उसने इस तरह की शैतानी ट्रेनिंग कहाँ से सीखी है। ट्रे को लगता था कि लैंडन ने इस ट्रेनिंग को मौके पर ही बना लिया था। वास्तव में किसी को भी संदेह नहीं था कि लैंडन अलग था। वह हमेशा एक बहुत ही अजीब बच्चा था। वह हमेशा बहुत शांत रहता था, थोड़ा अंतर्मुखी। जब लोग उसे धमकाते या अपमानित करते तो वह बस देखता रहता। उसे कभी इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वह कभी नहीं रोया या किसी भी तरह की चिंता नहीं दिखाए। इसलिए वे सभी सोचते थे कि यह अभी भी वही है। जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ा सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, क्योंकि कोई भी शैतान की सजा नहीं लेना चाहता था। जब वे समाप्त हो गए तो वे सभी मक्खियों की तरह फर्श पर गिर पड़े। सभी पूरी तरह थक गए थे। उनकी जांघों में दर्द हो रहा था और उनके हाथ भारी लग रहे थे। कुछ लोग जमीन पर लेटे हुए थे जबकि अन्य अपनी सांस पकड़ने की कोशिश में घुटनों के बल बैठे थे। कुछ ने 1 मिनट के लिए सोने की भी कोशिश की, जबकि जो लोग जाग रहे थे वे मुख्य अपराधी को देखने लगे जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचाया था। वास्तव में उन्हें लगभग लगा कि वह इंसान नहीं है। वह उनके साथ ये अभ्यास कर रहा था और फिर भी वह वैसा ही दिख रहा था जैसा वह अभ्यास से पहले था। जब सभी ने अपनी सांसें संभाली और अधिक आराम महसूस किया तो लैंडन बोला, लाइन में लग जाओ। जब उन्होंने शैतान की आवाज़ सुनी तो वे सभी अपने कैप्टन के पीछे लाइन में खड़े होकर अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े। जो लोग लगभग सो रहे थे वे भी जाग गए और शिनोबी की तरह व्यवहार करने लगे, क्योंकि वे कैप्टन को खोजने की बेताबी से कोशिश कर रहे थे। दरअसल लैंडन को यकीन था कि इस दिन के बाद ज़्यादातर लोग अपने कैप्टन से गोंद की तरह चिपक जाएंगे। लैंडन चुपके से हंसा। पुरुषों ने अगले 45 मिनट तक प्रशिक्षण में उसका अनुसरण किया। उन्होंने सिटअप, डक वॉक, लेग स्ट्रैचिंग, फ्रंट किक्स, नॉर्मल किक्स, साइड किक्स, बैक किक्स और राउंडहाउस किक्स किए। ये सभी अभ्यास उनके लिए नए थे। जब वे समाप्त हो गए तो उसने उन्हें थोड़ा आराम करने दिया। जब वे आराम कर रहे थे तो एक नौकरानी आई और बहुत धीमी आवाज़ में उससे बात की, आप सभी नाश्ते के लिए सीधी पंक्तियों में मेरे पीछे आएंगे। आपका नाश्ता हर सुबह ठीक इसी समय परोसा जाएगा। यदि आप अपनी ड्यूटी या बीमारी के कारण नाश्ते के लिए अनुपस्थित हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कर्मचारी बेमार्ड में जहां भी आप हैं आपका भोजन पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। अब मेरे पीछे आओ। जब वे उसके पीछे भोजन क्षेत्र में गए तो उन्होंने 12 नौकरानियों, उसकी माँ लूसी, ग्रेस और भोजन के 12 विशाल बर्तन देखे। बर्तनों के किनारे बहुत सारी प्लेटें और चम्मच रखे हुए थे। डाइनिंग हॉल बिल्कुल हैरी पॉटर के भोजन कक्ष जैसा लग रहा था, अगर नहीं तो उससे बड़ा। आपके पास 1 घंटा है। जैसे ही उन्होंने राक्षस राजा की बात सुनी वे जल्दी से एक एक करके अपना भोजन लेने के लिए दौड़ पड़े। 12 बर्तन रखे हुए थे और 12 नौकरानियां भोजन परोस रही थीं। 20 मिनट के भीतर सभी की प्लेट में भोजन था। फिर पानी लाया गया और पुरुषों को परोसा गया। जो लोग पहले अपना भोजन समाप्त कर चुके थे वे संतुष्ट न होने पर दूसरा दौर ले सकते थे। एकमात्र समस्या ये थी कि यह लैंडन द्वारा उनके लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना था। वह अपने साथ छोटी मोमो को लाया और लुसियस, लूसी, ग्रेस और उसकी माँ के साथ नाश्ते के लिए शामिल हो गया। प्यारे थके हुए मोमो को देखकर लूसी, किम और ग्रेस ने हल्के से उसके गालों पर चुटकी ली। छोटे मोमो, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत तनावपूर्ण है? तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आंटी तुम्हारा ख्याल रखेंगी। किम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है, जब बहन मजबूत हो जाएगी तो वह तुम्हें खाना खिलाएगी और तुम्हारी देखभाल करेगी। ग्रेस ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम बस बड़ी बहन को बता देना कि तुम्हें कब रुकना है, ठीक है? लूसी ने कहा, आंटी, बड़ी बहन, बहन लूसी, मैं ठीक हूँ। जब हम प्रशिक्षण ले रहे थे तो भाई लैंडन ने मेरी अच्छी देखभाल की। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ, मोमो ने जवाब दिया। मेरे प्यारे छोटे मोमो, बहुत प्यारे, किम ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा। मेरा छोटा आदमी बहुत प्यारा है, ग्रेस ने उसके जबड़े को हल्के से दबाते हुए कहा। छोटे मोमो तुम बहुत प्यारे हो, लूसी ने उसके दूसरे गालों को हल्के से दबाते हुए कहा। मोमो ने मुड़कर देखा और देखा कि लुसियस और लैंडन अपनी हंसी रोक रहे थे। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। कोई भी आदमी हमेशा महिलाओं के पीछे छिपना नहीं चाहता। लोग क्या कहेंगे? उसने अपनी भुजाओं को देखा और सोचा, प्यारा, प्यारा, नहीं, नहीं, नहीं। परंतु लैंडन सही था, अभी मैं बहुत कमज़ोर हूँ। समय समाप्त होने पर लैंडन चिल्लाया, पंक्ति में खड़े हो जाओ और बाहर निकल जाओ। पुरुषों के मन में पंक्ति में खड़े हो जाओ शब्द उनके शैतान कमांडर के पसंदीदा शब्द थे और उनके सबसे बुरे शब्द। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्हें बुरे सपने आएंगे कि राजा उनका पीछा करते हुए कह रहा है, पंक्ति में खड़े हो जाओ। जब वे आंगन में लौटे तो लैंडन ने जारी रखा,
अब से 2 सप्ताह बाद सभी टीमें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रत्येक टीम में सबसे मजबूत को उनकी टीम के कप्तान के बाद दूसरे स्थान पर रखा जाएगा। साथ ही जो खुद को साबित करेंगे उन्हें मौके पर ही पदोन्नत किया जाएगा। सभी आश्चर्यचकित और उत्साहित थे। हर किसी को दिन में कम से कम 1 घंटे तलवारबाजी का अभ्यास करना होगा। 3 सत्र होंगे, एक नाश्ते के बाद, एक दोपहर के भोजन के बाद और एक रात के खाने से ठीक पहले। उसने उन्हें गंभीरता से देखा और आगे कहा, आज के लिए हम अभी तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेंगे और प्रशिक्षण के ठीक बाद कमांडर लूसियस आपको आपकी सभी जिम्मेदारियां सौंप देगा। आप में से कुछ को प्रवेश द्वार पर पहरा देना पड़ सकता है, जासूसों की जांच करनी होगी, जबकि अन्य शहर में काम करेंगे। सभी ने ध्यान से सुना। लैंडन ने अपनी तलवार जमीन से उठाए और उन्हें देखकर मुस्कुराया, जिससे वे बेहद भ्रमित हो गए। अभी मैं आपका कमांडर नहीं हूं, कमांडर लूसियस है। अभी उसका वचन ही कानून है। मैं सिर्फ प्रशिक्षण ले रहा एक शूरवीर हूं। वे लगभग खून की खांसी करने लगे। तुम अपनी मासूम निगाहों से किसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। 1 मिनट में तुम दानव हो और अगले मिनट में फरिश्ता। आह, भगवान का शुक्र है। कम से कम अब हमें हर समय सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। वे सभी राहत की सांस ले रहे थे। कुछ ने फर्श पर बैठने की भी कोशिश की। लूसियस ने उन्हें देखा और समझ गया कि उन्हें अनुशासित करने की जरूरत है। और किसने कहा कि तुम बैठ सकते हो? जो लोग फॉर्मेशन से बाहर निकल गए, बाहर निकलो और मुझे 500 पुशअप दो। कैप्टन जोश, पेज मोमो को प्रशिक्षित करना शुरू करो। तुम में से बाकी लोग अपनी तलवारें निकालो। चलो प्रशिक्षण लेते हैं, लूसियस ने कहा। सर, हाँ सर, लैंडन सहित सभी ने चिल्लाकर जवाब दिया। वे मदद नहीं कर सके लेकिन आहें भर रहे थे, फ्राइंग पैन से आग तक, एक दानव राजा से दूसरे तक। उसी समय लूसियस को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से खुशी हुई। लोग अधिक चौकस थे और काम अधिक लगन से कर रहे थे। मैं इसका उपयोग कर सकता हूं, उसने सोचा। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।